मित्रों नमस्ते। बीए भाग 2 सेमेस्टर 4 पेपर नंबर 5 रोजगार परक हिंदी, इस पर हम अपनी बात रख रहे हैं। कल हमने अनुवाद के संदर्भ में अपनी बात रखी थी। अनुवाद क्या है या अनुवाद का स्वरूप कैसा होता है, इस पर जब बात रखी जाती है तो अनुवाद का स्वरूप और उसका महत्व जो है वो अपने आप स्पष्ट होता है। आज हम अनुवाद के प्रकार कौन कौन से हैं इसकी जानकारी लेने वाले हैं। वैसे मित्रों, प्रत्येक व्यक्ति का अनुवाद की ओर देखने का नजरिया अलग अलग हो सकता है, इसलिए वो जिस प्रकार से चाहता है उस प्रकार से अनुवाद के भेद या प्रकार होते हैं। हमारे लिए अनुवाद सिर्फ एक ही चीज है कि एक भाषा से दूसरी भाषा में जाना, यानी स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा की ओर जाना हम अनुवाद कहते हैं, कि जिससे संप्रेषणशीलता बढ़ती है, नई नई बातें कुछ सीखने को मिलती है। ये सारी बातें जो है इसके लिए हम अनुवाद करना चाहते हैं, ऐसा माना जाता है। तो अनुवाद के जहां तक हम मानते हैं कुल 4-5 प्रकार है हमारी दृष्टि से। उसमें से पहला है भावानुवाद, यानी मूल रचनाकार की रचना में जो भाव है उन भावों को हूबहू स्रोत भाषा से लेकर लक्ष्य भाषा तक ले जाना, यानी जिस भाषा में हम अनुवाद करते हैं उसे लक्ष्य भाषा कहते हैं, और जिस भाषा से हम अनुवाद करना चाहते हैं उसे स्रोत भाषा कहा जाता है। तो पहला प्रकार जो है हमारी दृष्टि से वो है भावानुवाद। मतलब उस कवि के या उस लेखक के या उस रचनाकार के मन में जो भाव है, वो यूनिट या वो अंश लिखते समय उसे हूबहू उतारना। उसके लिए शब्द कौन से इस्तेमाल किए जाते हैं ये बात महत्वपूर्ण बिल्कुल नहीं होती। उसके लिए सबसे बड़ी बात यह होती है कि वो लेखक, मूल जो लेखक है उसकी भावनाएं क्या इस अनुवाद में उतर गई है, यह देखा जाता है। यह भावानुवाद होता है। दूसरा है शब्दानुवाद। मूल भाषा का शब्द और लक्ष्य भाषा का शब्द को लेकर जो है उसमें भाव की चिंता नहीं होती, उसमें केवल शब्द ही प्रधान होते हैं। तो यह होता है शब्दानुवाद। मतलब अगर मान लीजिए कोई वाक्य इस प्रकार से है कि उसके पेट में चूहे दौड़ रहे थे, तो मराठी में अनुवाद करते समय भी वो ये नहीं लिखेगा की त्याच्या पोटात कावळे ओरडत होते, वो ये लिखेगा कि त्याच्या पोटात उंदीर उड्या मारत होते। तो ये जो शब्दानुवाद होता है ये बहुत बार एक हास्यास्पद स्थिति को जो है वो पैदा करता है, इसलिए शब्दानुवाद हमारी दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि जितना आलोचक मानते हैं। तीसरा होता है सीधी ढंग से बात सपाट लहजे में करना, और वह होता है स्वर अनुवाद। यानी मूल रचनाकार क्या कहता है इसकी जो है वह चिंता अनुवाद करने वाले को नहीं होती। अनुवाद की सबसे बड़ी चीज यह होती है कि अनुवाद करने वाला मूल लेखक से या मूल लेखक की रचना से कुछ न तोड़े और अपने मन की बात न जोड़े, जैसा कि हमने पहले लेक्चर को कहा था। लेकिन यहाँ स्वर अनुवाद, स्वर इस शब्द में ही जो है वह उसको आजादी मिलती है कि वह अपनी बात को, तो मूल रचनाकार की बात को उठाते हुए और अपनी बात रखते हुए वो उसे तोड़कर मरोड़कर प्रस्तुत करता है। तो ये जो होता है यह स्वर अनुवाद कहलाता है। यानी उसमें कोई पाबंदी ही नहीं है, निरंकुश अनुवाद, संक्षेप में वह स्वर अनुवाद होता है। तो स्वर अनुवाद में बहुत बार यह अक्सर गलतियां हो जाती है कि मूल रचनाकार को एक बात कहनी होती है और अनुवादक कोई और ही बात कह देता है। यानी मूल भाषा जो होती है उसका इस प्रकार की अनुवाद से कोई भी ताल्लुक या संबंध नहीं रहता। और एक है भाषानुवाद, जिसे हम सभी जानते हैं।
भाषानुवाद पर ही ये सारे जो अनुवाद है ये टिके रहते हैं, यानी भाषा अनुवाद जो है वो इन सब की बुनियाद है। तो भाषानुवाद में क्या होता है, एक भाषा से शब्द उठाए जाते हैं या एक रचना से शब्द उठाए जाते हैं और दूसरी रचना में रखे जाते हैं। इसमें अनुवादक केवल शब्द के लिए शब्द जोड़ता है, यानी भाषानुवाद थोड़ा बहुत जो है वह शब्दानुवाद के नजदीक ही पहुंचता है। तो यह भाषानुवाद होता है। और सबसे मुश्किल विधा जो मानी जाती है अनुवाद की वो होता है कविता का अनुवाद, इसलिए उसे कहा जाता है काव्यानुवाद। किसी भी कवि की भावनाओं को समझना इतना आसान नहीं होता और उस भावनाओं को अनुदित करना बहुत बार मुश्किल प्रतीत होता है, इसलिए काव्यानुवाद जो है वो सबसे मुश्किल माना जाता है। आपको अगर नाटक अनुवाद के लिए लिया जाता है, कहानी दी जाती है, उपन्यास दिया जाता है, रिपोर्ट दिए जाते हैं, निबंध दिए जाते हैं, तो आप आसानी से उसका अनुवाद कर सकते हैं। लेकिन किसी कविता का, एक विशिष्ट कविता का अनुवाद करना बड़ी टेढ़ी खीर है। खुद हमने 2 रचनाओं के, और वो भी कविताओं के ही अनुवाद किए हैं हिंदी से मराठी में। उस समय यह बात हमारे भी समझ में आ गई कि कविता का अनुवाद करना कितनी मुश्किल चीज होती है। कविता का जो है वह एक लय, कविता की लय होती है, उसका स्केल होता है, उसकी मीटर पट्टी होती है और उस हिसाब से उसका छंद, ताल, लय, इन सब का निर्वाह स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में करना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए काव्यानुवाद जो है वो सबसे मुश्किल माना जाता है। कविता का अनुवाद हूबहू करने में जो अनुवादक के पास क्षमता होनी चाहिए वह बहुत बार नहीं होती। हमें याद आता है रविंद्रनाथ की गीतांजलि का, कि जिसका अनुवाद W.B. येट्स ने किया था और उसी के कारण जो है वो रविंद्रनाथ को नोबेल पुरस्कार मिला था। लेकिन खुद रविंद्रनाथ अपनी मूल बांग्ला कविताओं का अंग्रेजी अनुवाद पसंद नहीं करते थे। उन्होंने लिख दिया कि गीतांजलि का जो ईट्स ने अनुवाद किया है वह अपना ही खोटा सिक्का है, ये साबित करता है। तो इस प्रकार से हमने ये देख लिया कि अनुवाद के संक्षेप में कितने प्रकार होते हैं और उनके द्वारा अनुवाद की जो है एक रूपरेखा हमारे सामने प्रस्तुत होती है और अनुवाद के संदर्भ में कई पक्ष इसके माध्यम से जो है वो उजागर होते हैं। अनुवाद और उसके भेदों को हमने आज के इस लेक्चर में देख लिया। अब उसका स्वरूप किस प्रकार से आगे चलकर बन जाता है इसकी चर्चा हम कल के लेक्चर को करेंगे। धन्यवाद।